अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सिंगा दासो खये। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद बशारत अली और आज का टॉपिक है केसी की डिफिनीशन। आज हम डिफाइन करेंगे कि केसी क्या है। ठीक है, तो वेलकम टू आवर चैनल BCT बशारत केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो डिफिनीशन ऑफ केसी स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ केसी से। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। इसके लिए एक्सप्रेशन को हमने डिराइव किया था। तो इस एक्सप्रेशन में हमने तीन मेन इक्वेशन को पॉइंट आउट किए थे। एक इक्वेशन ये था कि केसी जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, केसी यानी कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट है वो बराबर है के एफ बाई के बी। के एफ का मतलब है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाई कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाई कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू केसी। एक इक्वेशन ये लिखा था। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है। चलो यहाँ पर देख लो, एक और इक्वेशन इस तरह लिखा था कि कांस्टेंट केसी बराबर है इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, आ गई समझ? तो यहाँ पर देख लो, एक और इक्वेशन लिखा था के सी इज इक्वल टू, हाँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, प्रोडक्ट्स और डिवाइड बाय रिएक्टेंट को। तो प्रोडक्ट जनरल रिएक्शन के लिए एक ये हो गया जनरल रिएक्शन, A प्लस बी क्या बनाएगा? C प्लस डी, और C प्लस डी दोबारा कंबाइन होके A प्लस बी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को। तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? C है और D है, तो यहाँ पर लगा दिया D को। और डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कौन कौन से हैं? एक है कंसंट्रेशन ऑफ A और एक है कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो ये हो गई तीन रिएक्शन, ये हो गया तीन, ये हो गया दो और ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द फाइनल फॉर्म। ये क्या है? ये दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ मास एक्शन की फाइनल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिराइव किया था केसी के लिए इक्वेशन को। तो आज डिफाइन करेंगे कि केसी क्या है। आज हम डिफाइन करेंगे कि केसी क्या है। हाँ चलो यहाँ पर देख लो, एक बात तो वाज़ेह है, एक बात तो यहाँ से वाज़ेह है कि केसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्या है? रेशो है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्या है? रेशो है। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई। केसी इज द रेशो, केसी इज द रेशो। केसी क्या है? रेशो है। इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स। इस यहाँ पर थोड़ा दूर लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा दूर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ मसलहत है, अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो केसी इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की रेशो है टू रिएक्टेंट। किस चीज़ को? टू रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट आ जाएगी समझ, आ जाएगी समझ, थोड़ा इंतजार कर लो। केसी इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, वो तो है सर। ठीक है, केसी क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान रेशो है। चलो यहाँ से एक और पॉइंट लेते हैं। सी और डी के दरमियान क्या है? सी और डी दोनों प्रोडक्ट है यहाँ। हाँ सर, ये दोनों प्रोडक्ट है। यहाँ पर देख लो, सी और डी दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट के दरमियान क्या है? प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट के दरमियान मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पर देख लो, सी और डी दोनों प्रोडक्ट ही हैं। ठीक है, और इनके दरमियान क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई को हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देख लो, केसी इज द रेशो ऑफ द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ दी, कौन सा प्रोडक्ट है ये? मैथमेटिकल, ऑफ दी मैथमेटिकल। केसी इज द रेशो ऑफ द मैथमेटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, टू सॉरी द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, अब ये प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया मैथमेटिकल वाला प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हो गया? मैथमेटिकल वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को हमने किस तरह से लिखा? मैथमेटिकल प्रोडक्ट से लिखा। ठीक है, अब किस चीज़ के दरमियान प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट्स के दरमियान। सी और डी प्रोडक्ट्स है ना, यहाँ पर देख लो, सी और डी क्या है? प्रोडक्ट्स है। तो सी और डी के दरमियान क्या है? ये ज़रब है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा देख लो, केसी इज द रेशो ऑफ द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, टू दी मैथमेटिकल प्रोडक्ट। यहाँ पर फिर से आ गया मैथमेटिकल प्रोडक्ट। तो मैथमेटिकल प्रोडक्ट की मानी है यहाँ पर जो ज़रब है,
यहाँ पर जो ज़रफ़ है इसको मैथमेटिकल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। टू द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देख लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान रेशो है, लेकिन वो प्रोडक्ट किस तरह है? प्रोडक्ट के दरमियान जो प्रोडक्ट है सी और डी जो प्रोडक्ट है इनके दरमियान क्या है? मैथमेटिकल प्रोडक्ट है। इनके दरमियान क्या है? मैथमेटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख लो यहाँ पर है मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट को देखो, ये है ए रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। तो रिएक्टेंट्स के दरमियान भी क्या है? मैथमेटिकल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो एक और बात रह गई, यहाँ पे एक और बात रह गई। each one raised to the power, each one raised to the power of to the power equal to coefficient and balance chemical equation, balance chemical equation। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। ईच वन रेस्ड, हर एक पावर को, हर एक की पावर को, इसकी पावर को, इसकी पावर को, इसकी पावर को और इसकी पावर को, यानी इसकी पावर्स को, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी पावर को हम रेस करेंगे, क्या करेंगे? रेस करेंगे टू द पावर, कौन सी पावर को? इक्वल टू कोएफिशिएंट, जो कि बराबर हो कोएफिशिएंट की इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। भाई आपको ये इस तरह समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर देख लो, फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन लेते हैं। जनरल रिएक्शन कुछ इस तरह है कि नंबर ऑफ मोल्स, ए रिएक्टेंट है बी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट ए बी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ए के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, और इसी तरह बी की नंबर ऑफ मोल्स जितनी तादाद में है वो रिप्रेजेंट की स्मॉल बी से, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाता है सी प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन कितना बनाता है? सी मोल्स बनाते हैं। ए और बी कंबाइन होकर सी बनाता है, ठीक है। और सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? स्मॉल सी होते हैं। और इसके साथ बनाता है डी, प्रोडक्ट डी बनाता है, और प्रोडक्ट डी के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किए हमने। किस चीज़ से रिप्रेजेंट की? स्मॉल डी से। अब ये स्मॉल ए, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, इस ए का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, जो भी आ सकता है, ठीक है, जो भी हो सकता है, ठीक है। बी का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। सी का वैल्यू भी इस तरह है और डी का वैल्यू भी इस तरह है। लेकिन यहाँ पर देख लो, अब इसके लिए हम के सी की इक्वेशन को किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर के सी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सी, ऊपर आ गया प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? सी और डी है। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? सी और डी है। तो यहाँ पर बात हुई है कि ईच वन रेज टू द पावर इक्वल टू कोएफिशिएंट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ, अगर आप इसको चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पर तो जनरल रिएक्शन है, ये तो बस हमने कंसिडर किया कि बैलेंस है। तो यहाँ पर देख लो, सी मोल्स ऑफ सी, नंबर ये सी के रिएक्टेंट सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? सी। तो यहाँ पर लगा दिया सी को, ठीक है। यहाँ पर देख लो, डी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? स्मॉल डी। तो यहाँ पर लगा लिया स्मॉल डी को। अब नीचे देखो, रिएक्टेंट ए है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? ए है। तो यहाँ पर लगा लिया स्मॉल ए को, ठीक है। यहाँ पर बी है, ठीक है। तो बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में? बी है। तो यहाँ पर लगा लिया बी को। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अगर एक इक्वेशन में इक्विमोलर हो, सॉरी, अगर एक इक्वेशन यूनिट कंसंट्रेशन में हो, यूनिट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि हर एक का कंसंट्रेशन, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 1 मोल हो। कितना हो? 1 मोल पर लीटर हो। तो फिर हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन अगर चेंज हो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो, तो फिर इस तरह लिखेंगे, सी डी ए और बी इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो नोट कर लो। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ इक्वेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करें और इसके लिए कैसी कोई एक्सप्रेशन को डिराइव करें। तो एक है N2O5, N2O4 की डिकम्पोजिशन जब होती है तो
2NO2 बनाता है, 2NO2 बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 बनाता है, ठीक है। दूसरा है N2 प्लस H2 क्या बनाता है, NH3 बनाता है, और NH3 की डिकम्पोजिशन जब हो जाती है तो वापस N2 प्लस H2 बनाता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर लगा लिया 2 को और यहाँ पर लगा लिया 3 को, तो हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब इसके लिए आप कैसी की इक्वेशन को लिख दें। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर लगा लिया 3 को, तो यहाँ पर भी लगा लिया 2 को और यहाँ पर भी लगा लिया 2 को, तो इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब 4 नंबर इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो क्या बनाएगा 2HI बनाएगा, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। तो आप इसके लिए कैसी की एक्सप्रेशन को डिराइव करें, मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ। यूज़ करो, शाबाश, पास करो, वीडियो को पास करो, खुद ट्राई करो। चलो मैं कर देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो नंबर फर्स्ट के लिए केसी का इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, 1 के लिए केसी का इक्वेशन, तो यहाँ पर देख लो, आपको तो पता है कि यहाँ पर क्या होगा, केसी की जनरल जो इक्वेशन है वो है यहाँ पर C मोल्स ऑफ पावर C D पावर D डिवाइड बाई A पावर A और B पावर B, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है, NO2 है, NO2 है, तो यहाँ पर लगा लिया NO2 को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, इसकी कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिया, इसको ब्रैकेट में लिया, और नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर पावर में क्या लगा दिया, 2 को, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स को देखो, डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पर रिएक्टेंट है N2O4, तो यहाँ पर लगा लिया N2O4 को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेक करो कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है 1, तो यहाँ पर लगा लिया 1 को। अगर आप इसको लिख भी दी और ना लिखी तो कोई बात नहीं, ठीक है, सबको समझ आता है कि यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 1 के लिए। दूसरा, अब सेकंड के लिए लिखते हैं N2 प्लस 3H2 और बनाता है क्या, 2NH3, तो प्रोडक्ट यहाँ पर है NH3, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, NH3 है, तो यहाँ पर लगा लिया कि इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखेंगे कि NH3 क्या होगा, NH3 प्रोडक्ट की जगह हम लिख लेंगे, ठीक है, NH3, और नंबर ऑफ मोल्स कितनी है NH3 की, 2 है, तो यहाँ पर लगा दिया 2 को, ठीक है। आ गई समझ भाई। जो डिवाइड में देखो, नीचे देखो, रेशो में देखो, यहाँ पर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लिख दिया नाइट्रोजन को N2 को और लिख दिया साथ हाइड्रोजन को, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर 1 है और लिखती भी नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी दे तो कोई मसला नहीं, और हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स है 3, तो यहाँ पर लगा लिया 3 को, तो ये तो हो गया सेकंड के लिए। अब थर्ड के लिए लिखेंगे, ठीक है, थर्ड के लिए किस तरह लिखेंगे, थर्ड के लिए इस तरह लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो बनाते हैं 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, तो यहाँ पर केसी की इक्वेशन हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर लिख दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड को, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स है 2, तो यहाँ पर भी लगा लिया 2 को, ठीक है। डिवाइड में देख लो, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो यहाँ लगा दिया सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ लगा दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 तो लिखते नहीं है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो हो यहाँ पर लगा दिया 2 को, तो ये हो गया थर्ड नंबर की। और हाइड्रोजन और आयोडीन की जब रिएक्शन होती है तो इसके लिए नंबर 4, इसके लिए केसी का इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन आयोडाइड को, हाइड्रोजन आयोडाइड की नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो इसको पावर में लिख दिया, कोई भी क्षण में कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो इसको कहाँ पर लिख दिया, पावर में, ठीक है। अब रिएक्टेंट तो देखो, हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन और इसके साथ लिख दिया आयोडीन को, आ गई समझ भाई, इसके साथ लिख दिया आयोडीन को, और नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आ गई समझ, आ गई समझ। अच्छा चलो ठीक है, मिटा दो इसको। यहाँ पर इक्वेशन एक और हमने लिखा था कि Kc इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और यहाँ पर
डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है। ठीक है, आ गई समझ। तो यहाँ पर देख लो, इस इक्वेशन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या मिलता है हमें इस इक्वेशन से। यहाँ पर देख लो, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ऊपर, और नीचे है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, आ गई समझ भाई। तो यहाँ पर देख लो, इससे हम दो इक्वेशंस लिख सकते हैं, दो रिलेशंस लिख सकते हैं। अगर आप देख ले तो के सी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को, के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर रोमन 1। ठीक है, और के सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या रेसिप्रोकल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को। सॉरी, यहाँ पर लिख दिया 1 को। तो यहाँ पर रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर कौन सा रिलेशन है भाई, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पर जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हाँ, यहाँ से क्या नज़र आता है, यहाँ से नज़र आता है कि प्रोडक्ट्स जब ज़्यादा होंगे तो के सी का वैल्यू क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर एट इक्विलिब्रियम, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, एट इक्विलिब्रियम, जब प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम स्टेट में जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो के सी का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, और अगर प्रोडक्ट्स कम होंगे तो के सी का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, नंबर 1, एट इक्विलिब्रियम when value of Kc is large, when value of Kc is large। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ होता है तो उस वक्त जब Kc का वैल्यू लार्ज हो, Kc का वैल्यू क्या हो, लार्ज हो, इट मीन्स that there is more product, कि क्या प्रोडक्ट कितना बना है, ज़्यादा बना है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, अगर केसी इक्विलिब्रियम पर केसी का वैल्यू बड़ा हो तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स क्या है, ज़्यादा बने हैं, कि प्रोडक्ट ज़्यादा बने हैं। तो यहाँ पर देख लो, आपको कहाँ से पता चला, इस रिलेशन से। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो केसी का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, जब प्रोडक्ट्स कम होंगी तो केसी का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर वही रिलेशन को हमने इस्तेमाल करके हमने इससे ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि जब केसी का वैल्यू बड़ा हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अगर केसी की वैल्यू छोटा हो तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, यहाँ इस रिलेशन को देखो, नंबर 2, एट इक्विलिब्रियम, अगर केसी का वैल्यू बड़ा हो, ठीक है, when value of Kc is large, अगर Kc का वैल्यू लार्ज हो, बड़ा हो, तो इसका क्या मतलब हो गया, it means that concentration of reactants is low, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अगर Kc का वैल्यू बड़ा हो तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट क्या है, कम है। यहाँ पर हमने ज़्यादा वाला लिखा और यहाँ पर कम वाला लिखा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पर देख लो, अगर Kc की वैल्यू बड़ा हो तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, और अगर Kc की वैल्यू छोटा हो, Kc का वैल्यू क्या हो, छोटा हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट्स क्या है, ज़्यादा है। आ गई समझ, आ गई। चलो अब बात करेंगे, इसको मिटा देता हूँ, फिर बात करेंगे हम यूनिट ऑफ Kc की। तो हम बात करेंगे यूनिट ऑफ Kc की, Kc की यूनिट क्या है। तो Kc के लिए हम यूनिट को डिराइव करते हैं, यूनिट ऑफ Kc, Kc का यूनिट क्या है। तो Kc की 3 किस्म की यूनिट्स हो सकते हैं, 3 किस्म की यूनिट को हम कह सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Kc की यूनिट कभी कभार Kc की यूनिट नहीं होगी, Kc की यूनिट कभी कभार नहीं होगी, नो यूनिट, Kc की नो यूनिट, कभी कभार यूनिट होगी,
कभी कभार यूनिट होगी, और कभी कभार यूनिट होगी लेकिन वो कौन से स्टेट में, कौन से हाल में होगी, इन्वर्स यूनिट होगी। कौन सी यूनिट होगी, इन्वर्स यूनिट होगी। ठीक है, कभी कभार यूनिट इन्वर्स होगी। चलो इसके लिए कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी कंडीशन में इसकी यूनिट नहीं होगी, कौन सी कंडीशन में यूनिट होगी और कौन सी में इन्वर्स यूनिट होगी। तो यहाँ पर देख लो, इन इक्विमोलर रिएक्शन, हाँ, when there is a there when the number of moles of reactants are equal to number of moles of products, तो तभी केसी की यूनिट नहीं होगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पर नोट कर लो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जब बराबर हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की, एक रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की, तो तभी केसी की यूनिट नहीं होगी, केसी की यूनिट नहीं होगी, केसी यूनिटलेस होगी। नो यूनिट यानी यूनिटलेस, यूनिट नहीं होगी। चलो एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल लिखते हैं, ए प्लस बी क्या बनाता है, सी प्लस डी को। तो यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 मोल है। तो यहाँ पर देख लो केसी की इक्वेशन किस तरह लिखेंगे इसके लिए, सी इंटू डी, ठीक है, और यहाँ पर आ गया ए एंड बी। ठीक है, तो अब इसमें यूनिट को पुट करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया मोल पर लीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी आ गया मोल पर लीटर, और यहाँ पर भी आ गया मोल पर लीटर था। तो ये लिख दिया सी के लिए, ये लिख दिया डी के लिए, और ये ए के लिए लिखा, और ये लिख दिया बी के लिए। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये क्या हो गया, ये इससे कट गई और यूनिट क्या गया, नो यूनिट। तो इस तरह रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की, तो तभी केसी की यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तभी केसी की यूनिट नहीं होगी। चलो एग्जांपल लिख देते हैं इसके लिए, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर दे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद 2 है और आयोडीन की भी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सारा यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 को लगा दिया, बैलेंस हो गया, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देख लो, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर भी 2 हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बराबर हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की, तो तभी यूनिट नहीं होगी नो यूनिट। यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर यूनिट नहीं होगी, केसी की यूनिट नहीं होगी। अब चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, और क्या है, पावर क्या होगी, 2 होगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन, पावर 1 और 1। तो केसी की यूनिट यहाँ पर यूनिट पुट कर देते हैं, तो मोल पर लीटर, हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर यहाँ पर यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर होगा, और ऊपर इसका पावर क्या होगा, 2 होगा। नीचे देखो, यहाँ पर भी मोल पर लीटर होगा, यूनिट मोल पर लीटर और मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पावर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, इससे एक उठा लिया और पावर को क्या किया, जमा किया, तो मोल पर लीटर यहाँ पर भी हो गया, और पावर 1 + 1 2 हो गया, तो ये इससे कट गया। तो यूनिट क्या गया, नो यूनिट नहीं रहेगा, इस केस में यूनिट नहीं रहेगा। आ गई समझ, ये स्टेटमेंट याद कर लो, ये स्टेटमेंट ज़रूरी है, याद कर लो भाई, मिटा दो इसको। चलो तो बात करते हैं अब यूनिट की, कि
वो केसी जिसका यूनिट हो, वो केसी जिसका यूनिट हो। तो यूनिट कब होगा, यूनिट केसी का यूनिट कब होगा और इन्वर्स कब होगा, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो ज़्यादा हो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जब ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो तभी क्या होगा, यूनिट होगा। तो तभी केसी का यूनिट होगा, और कौन सा होगा, पॉजिटिव यूनिट होगा। यूनिट किस तरह होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो जनरल एग्जांपल लिख देते हैं। ए है, ए रिएक्टेंट है और ए डिकम्पोज होके बनाता है सी और डी को, सी प्लस डी को। ए रिएक्टेंट है, ए की डिकम्पोजिशन जब हो जाती है तो बनाता है सी प्लस डी को, सी प्लस डी को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 1 और 1 2, और रिएक्टेंट में क्या हो गए, 1। तो यहाँ पर देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 1। तो नंबर यहाँ पर ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर यूनिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए इसके लिए केसी की इक्वेशन को लिख देते हैं, केसी की इक्वेशन को। तो केसी की इक्वेशन हम इसके लिए इस तरह लिखेंगे, सी पावर 1 और डी पावर 1। ठीक है, और डिवाइड बाई ए पावर 1। ठीक है, इसमें यूनिट को पुट करते हैं, यूनिट्स को पुट करते हैं, तो वो इस तरह होगा, सी की यूनिट है मोल पर लीटर। इसी तरह डी की भी यूनिट है मोल पर लीटर, और इसी तरह ए की भी यूनिट है, यानी ए मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी और इसकी भी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ख़त्म हो गई, ये कट गई, यहाँ पर ये क्या हो गई, कट गई। तो यूनिट क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। यूनिट क्या आ गया, यहाँ पर यूनिट आ गया मोल पर लीटर। यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर आ गया। तो केसी की यूनिट क्या है, यहाँ पर मोल पर लीटर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे N2O4। N2O4 की जब डिकम्पोजिशन हो जाती है तो ये बनाते हैं नाइट्रोजन NO2 को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NO2 को। लेकिन नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर देख लो, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 1। तो क्या हो गए, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई रिएक्टेंट से। यहाँ पर देख लो, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई रिएक्टेंट से। तो इसके लिए केसी की इक्वेशन को लिखते हैं। केसी की इक्वेशन हम इसके लिए कुछ इस तरह लिखेंगे, NO2 और कंसंट्रेशन यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो वो कहाँ पर लिख दिया, पावर की जगह लिख दिया। और नीचे देखो, यहाँ पर है N2O4। तो N2O4 पावर क्या है, पावर है 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1 को। तो यूनिट लिखेंगे हम, अब यूनिट को पुट किया मोल पर लीटर, और पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर NO2 की यूनिट मोल पर लीटर लिखा और इसका पावर क्या हो गया, 2 हो गया। नीचे देखो, N2O4 लिख दिया और मोल, और क्या लिख दिया, N2O4 डिवाइड बाई लीटर, लेकिन पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 मोल पर लीटर कट गया 1 से, ठीक है, और 1 रह गया। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, केसी का यूनिट क्या रह गया, केसी का यूनिट रह गया मोल पर लीटर, और क्या है, पॉजिटिव है। यूनिट क्या है, पॉजिटिव है। आ गई समझ, आ गई। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और लिख देते हैं इनवर्स यूनिट। इनवर्स यूनिट कब होगा, केसी का यूनिट इनवर्स कब होगा। ठीक है, मिटा दो इसको, चलो यहाँ से इसको मिटा दूंगा, चलो ठीक है। केसी का यूनिट इनवर्स कब होगा, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इनवर्स यूनिट, केसी का यूनिट इनवर्स कब होगा। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स जब ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जब ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, किसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जब ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो तभी यूनिट क्या होगा, इनवर्स यूनिट होगा।
ठीक है, क्या यूनिट होगा, इनवर्स होगा। चलो ये एग्जाम्पल से लिख देते हैं, ए और बी कंबाइन होके बनाते हैं सिर्फ सी को, प्रोडक्ट क्या बन गया, सिर्फ सी बन गया। तो यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, 1 हो गए। और 2 कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 आ गई और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितनी आ गई, 2 आ गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर देख लो इसके लिए अब केसी की इक्वेशन को लिखते हैं, केसी की इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें यूनिट को पुट करते हैं, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर। सी के लिए लिख दिया और ए और बी के लिए फिर सी लिख दिया मोल पर लीटर, और बी के लिए भी लिख दिया मोल पर लीटर। ठीक है, आ गई समझ। तो यहाँ पर पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 है, तो इस तरह लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यहाँ पर ये मोल पर लीटर कट गया इससे, मोल पर लीटर कट गया इससे, तो ये यूनिट आपके सी क्या रह गया, यहाँ पर 1 रह गया ऊपर, यहाँ पर ऊपर 1 रह गया और नीचे क्या रह गया, मोल पर लीटर। ठीक है, हम अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, या इस तरह लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर, पावर क्या है, पावर इनवर्स में लिख दिया, -1 था, यहाँ पर +1 था, यहाँ पर +1 था, जब इसको इधर लेकर आ गया तो पावर क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि केसी क्या है। ठीक है, इस केसी की एक्सप्रेशन को किस तरह लिखेंगे, मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए हमने केसी की एक्सप्रेशन को लिखा। इसके अलावा हमने यूनिट ऑफ केसी को एक्सप्लेन किया कि यूनिट क्या होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि केसी की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक्स अ लॉट।